स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। हम बीएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम मेसोन थ्योरी कर रहे थे। मेसोन थ्योरी वैसे तो कंप्लीट थी, एक दो पॉइंट्स आपको बताने वाले रह गए थे, तो आज उसको कवर अप करते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मेसोन थ्योरी। मेसोन थ्योरी के तीन नाम थे। पहला नाम तो आ सकता था युकावास मेसोन थ्योरी, एक नाम मेसोन थ्योरी डायरेक्ट आ सकता था, और एक और भी आ सकता था एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल थ्योरी, ठीक है, या मेसोन थ्योरी फॉर न्यूक्लियर फोर्सेस भी आ सकता है। देखो मेसोन थ्योरी फॉर न्यूक्लियर फोर्सेस क्यों बोला, उसका रीजन ये है कि नाभिकीय बल के होने की एग्जिस्टेंस जो समझी जा रही थी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कुछ इंटरेक्शन चलेगी, उस इंटरेक्शन के कारण ही हमारे पास नाभिकीय बल आएंगे। तो उसी चीज को दिखाने के लिए ये चीज शुरू की थी कि मेसोन थ्योरी कैसे होती है, मतलब इंटरेक्शन को शो करने के लिए मेसोन थ्योरी शो की थी। तो देखो मेसोन थ्योरी में हो क्या रहा था, एक बार क्विकली कर लेते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन दिखा रही हूँ। इंटरेक्शन का मतलब कुछ पार्टिकल्स का एक्सचेंज चल रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, ये केस तो सेम है। तो मतलब इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन चल रहा है, और ये इंटरेक्शन प्लेस कैसे लेता है या इंटरेक्शन होता कैसे है, एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल से। अब एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल कैसे होते हैं वो मैं मेसोन थ्योरी ने आपको बताया कि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो लगातार प्रोटॉन के अंदर, प्रोटॉन लगातार न्यूट्रॉन के अंदर, न्यूट्रॉन लगातार प्रोटॉन के अंदर, और न्यूट्रॉन लगातार न्यूट्रॉन के अंदर, ये चार कन्वर्जन चलते रहते हैं। इन्हीं चार कन्वर्जन्स के कारण ही आता है हमारे पास इंटरेक्शन क्रिएट होता है। और इंटरेक्शन होता क्या, एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है इंटरेक्शन से, ठीक है। किस तरीके से होती है अपने वो देखते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब देखो मेरे को क्या कन्वर्जन दिखाना है, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में, तो मैंने क्या माना कि कोई न्यूट्रॉन है प्लस कोई पाई पॉजिटिव, इस तरीके से कन्वर्ट होगा। प्रोटॉन पे चार्ज को बैलेंस रखना है, पॉजिटिव रखना है, प्लस एक न्यूट्रॉन, तो फिर कैसे जाएगा, न्यूट्रॉन इस किसी पाई पॉजिटिव को यानी मेसोन को एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रॉन प्लस पाई पॉजिटिव प्लस न्यूट्रॉन। अब जैसे ही ऑब्जॉर्ब किया तो मुझे पता है न्यूट्रल एटम न्यूट्रल पार्टिकल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, उसने प्लस चार्ज वाले किसी पार्टिकल को एब्जॉर्ब किया, तो मुझे पता है नाभिक के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज वाला एलिमेंट होता है वो प्रोटॉन ही होता है। तो वो प्रोटॉन है, तो फिर कन्वर्जन कैसे हुआ प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में, ठीक है, कैसे प्रोटॉन का न्यूट्रॉन। तो सिमिलरली अगर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दिखा रहे हो तो क्या होगा, न्यूट्रॉन प्लस इसको चेंज करने का ये तरीका होता है ना कि प्रोटॉन प्लस पाई नेगेटिव। अगर आप सिंपल ये तीन रिएक्शन ध्यान दो कि प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन कैसे होगा, न्यूट्रॉन प्लस पाई पॉजिटिव, फिर बनेगा न्यूट्रॉन, ठीक है, प्लस पाई पॉजिटिव कोई एलिमेंट उसने दिया, मतलब चार्ज बैलेंस कर दिया। सिमिलरली न्यूट्रॉन को करना है तो प्रोटॉन प्लस पाई नेगेटिव, चार्ज हुआ बैलेंस, यहाँ पे प्लस और एक माइनस, जीरो, और यहाँ पे क्या है, एक जीरो चार्ज वाला पार्टिकल। सिमिलरली अगर मुझे प्रोटॉन का प्रोटॉन में दिखाना कन्वर्जन, तो मुझे पता है प्रोटॉन प्लस पाई जीरो, मतलब न्यूट्रल मेसोन का इंटरेक्शन चलेगा, ठीक है, एक्सचेंज चलेगा। और अगर मुझे न्यूट्रॉन को दिखाना तो सिमिलरली न्यूट्रॉन प्लस पाई जीरो। ये चार रिएक्शन ही है जो यहाँ पे क्या आ रही है, आगे आगे हम शो करते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे न्यूट्रॉन को मुझे प्रोटॉन में कन्वर्ट करना था, तो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन मैंने लिख दिया, प्लस मुझे एक प्रोटॉन पड़ा है मेरे पास प्रोटॉन, तो प्रोटॉन प्लस पाई नेगेटिव प्लस प्रोटॉन, तो बना क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही चीज बनती है। तो वो चीज मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी है। सिमिलरली अगर मेरे को दिखाना हो न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन का कन्वर्जन, तो मुझे पता है न्यूट्रॉन प्लस पाई जीरो, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना है, तो ये चीज यूज होगी, प्लस एक और न्यूट्रॉन, तो क्या बनेगा, न्यूट्रॉन प्लस ये पाई जीरो, दूसरा न्यूट्रॉन अब्सॉर्ब करेगा, मींस इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी। और यही इंटरेक्शन से रीजन होती है न्यूक्लियर फोर्सेस का। तो न्यूक्लियर फोर्सेस की एग्जिस्टेंस दिखाई थी युकावा ने, मेसोन थ्योरी ने। अब युकावा ने हमें एक चीज और बताई थी, हमने एक ग्राफ पढ़ा था, वो ग्राफ क्या था, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ था। उसके हिसाब से कहीं पे तो इसकी वैल्यू आ रही थी पॉजिटिव, जैसे कि ये 0.8 फर्मी से लेस देन 0.8 फर्मी, उस केस में तो ये कैसा आ रहा था, रिपल्सिव नेचर का आ रहा था। कौन सा फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। और जब वो डिस्टेंस 0.8 to 2 फर्मी के बीच की होती है, उस केस में जो न्यूक्लियर फोर्स था वो कैसा आ रहा है, अट्रैक्टिव नेचर का आ रहा है। और उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, वर्क करना ही बंद कर देता है, क्योंकि हमें पता है नाभिकीय बल होते कैसे हैं, शॉर्ट रेंज। आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे डिस्टेंस आर बढ़ेगी तो न्यूक्लियर फोर्स क्या
होने शुरू हो जाएंगे। और यू के बीच में ग्राफ इसलिए बनाया था, देखो ये चीज़ यू और आर के रिलेशन से इसलिए पता कर रहे हैं क्योंकि अपने को पता ही नहीं है कि न्यूक्लियर फोर्स का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या, उसका फॉर्मूला आज तक कभी नहीं आया। तो युकावा ने भी कुछ ऐसी चीज प्रूफ की थी कि जो ये जो ग्राफ आया वो किस तरीके से, तो युकावा ने जो एग्जांपल लिया था कि दो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कैच कैच खेल रहे हैं और एक ऐसी कंडीशन में कैच खेल रहे हैं कि उनको एक भी कैच ड्रॉप नहीं करना, बॉल को नीचे नहीं गिरने देना, सिर्फ कैच खेलना। अगर कुछ डिस्टेंस पे है तो मुझे पता है इसके हाथ में जो बॉल है अगर इसको फेंक रही है तो ऑब्वियस है थोड़ा सा पीछे की ओर धक्का लगेगा, इसको एक्शन रिएक्शन लो पीछे की ओर जाके इसको फेंकेगा और इसको अगर कैच को ड्रॉप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, तो ये क्या करेगा, बॉल को थोड़ा आगे आके लेगा अगर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए करें। और अगर यही बंदा जो जिसके हाथ में बॉल है और एक ये रहा दूसरे वाला, अगर इसने बॉल फेंकी बहुत दूर है तो इसको पीछे जाना पड़ेगा और इसको बहुत दूर फेंकने के लिए आगे आना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपनी पोजीशन चेंज करते जा रहे हैं। तो जब ये इस तरीके से इनको धक्का लगता है उस केस में तो जो रिपल्सिव नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स की प्रेजेंस को दिखाया जाता है कि ये एक दूसरे से दूर दूर जाने की ट्राई कर रहे हैं। और जब अगर वो दोनों लोग बिल्कुल पास पास खड़े हों, बॉल एक दूसरे के हाथ से पकड़ ले, ये इसको दे दे ये इसको दे दे बॉल इसके वाली, तो उस केस में क्या एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एक दूसरे की ओर मोशन कर रहे हैं, मतलब अट्रैक्टिव नेचर। तो इस तरीके से ये प्रूफ किया गया कि जो ग्राफ आया है वो वास्तव में रियल लाइफ में भी एग्जिस्टेंस रखता है। लेकिन आपको ये चीज़ अब पेपर में नहीं दिखानी। अब ये देखो होता कैसे है, मुझे हर बार पता है कि अगर ये इधर जाएगा चाहे इधर जाए मोमेंटम का एक्सचेंज तो होगा ही होगा। ये तो आपको बेसिक चीज पता है, 11th क्लास से हम ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं। अगर मोमेंटम का एक्सचेंज होगा, संवेग का परिवर्तन होगा, संवेग में परिवर्तन किसके इक्वल होते हैं, यहाँ से युकावा ने निकाला था इस एग्जांपल से कि सिमिलर कंसेप्ट किसमें चलता आ रहा है, नाभिक में चलता आ रहा है। नाभिक में भी कुछ प्रोटॉन A-Z और Z यानी कि Z प्रोटॉन और A-Z न्यूट्रॉन पड़े हैं, आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। इंटरेक्शन हो भी कैसे रही है, इन्हीं पाई पार्टिकल्स के कारण, है ना, यही पाई पार्टिकल्स एक्सचेंज हो रहे हैं। अब देखो जो एग्जांपल अपने विदाउट ड्रॉपिंग अ बॉल अपने खेल देख रहे थे, सेम कुछ यहाँ पे हो रहा है कि प्रोटॉन ने क्या किया, ये पार्टिकल निकाले और इसको क्या किया, बिना ड्रॉप किए इसको कहीं छोड़ने के बजाय दूसरे न्यूट्रॉन को उसको कैच करना है। जैसे कि इसने अपना पार्टिकल पाई पॉजिटिव इसकी तरफ फेंका और इसको वो पाई पॉजिटिव कैच कर रहा है। तो सेम केस यहाँ पे चल रहा है ना, ये बॉल फेंकता है, इसको कैच करना चाहिए, एक दूसरे के हाथ से दे चाहे फेंके, लेकिन ड्रॉप नहीं करनी है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे चलती आ रही है। ये पाई पॉजिटिव प्रोटॉन ने एक निकाला, न्यूट्रॉन को दिया, न्यूट्रॉन को उसको कैच करना है, उसको गेन करना है, मीन्स उसको छोड़ना नहीं है। तो न्यूट्रॉन जैसे ही गेन करेगा तो प्रोटॉन में बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो अलग अलग होगा ना, और यहाँ पे भी देख लो जो पार्टिकल्स कन्वर्ट होते हैं, प्रोटॉन में किसमें बदला, न्यूट्रॉन में बदला। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन आया, मतलब पार्टिकल्स के मास बदले। अगर मास बदले तो मुझे पता है मास क्या हुआ, चेंज हुआ, है ना, मास चेंज। P is equals to mv means मोमेंटम चेंज। तो यही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बोल रही थी आपको कि जब वो क्या करेंगे, बॉल को हर केस में कैच करना है तो उस केस में क्या होगा, उनको मोमेंटम चेंज होगा, जैसे पार्टिकल्स के लिए हो रहा है। तो न्यूक्लियर के केस में और इस एग्जांपल में सेम कंडीशन बनती जा रही है। अगर चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ, संवेग में परिवर्तन हुआ, तो न्यूटन का दूसरा नियम अपने को एक चीज बहुत अच्छे से बताता है कि फोर्स किसके इक्वल होता है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। बल किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मोमेंटम चेंज होना ही हमें ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ फोर्स की एग्जिस्टेंस है। फोर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, एग्जिट हो गया ना, जो भी है, मैंने टिक लगा दिया, मींस एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है। तो यहाँ से युकावा ने उस चीज को क्लियर किया कि नाभिक के अंदर इतने सारे न्यूट्रॉन्स और इतने सारे प्रोटॉन्स, इतने सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स रह रहे हैं। उसका रीजन यही है कि उनके बीच में यही गोल वाला केस चलता है कि प्रोटॉन क्या करता है, एक पाई पॉजिटिव देता है, तो न्यूट्रॉन को उसको ड्रॉप नहीं करना, उसको गेन करना है। जब ये गेन करेगा प्रोटॉन बदलेगा न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन बदलेगा प्रोटॉन में, मतलब कन्वर्जन ऑफ पार्टिकल्स हुआ, मास ऑफ चेंज हुआ। यानी कि हम सीधी लैंग्वेज में बोले तो मोमेंटम के अंदर चेंज होता है, और मोमेंटम के अंदर चेंज हमें न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है कि चेंज इन मोमेंटम से हमें फोर्स मिलता है, और अगर फोर्स मिलेगा तो वही फोर्स क्या है, नाभिकीय बल।
तो ये एक तरीके से आप ये मान सकते हो एक्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियर फोर्स अगर प्रूफ करना हो पेपर में, अगर पूछे नाभिकीय बल की उपस्थिति को समझाइए तो आप मेसोन थ्योरी करोगे, ये भी एक्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियर फोर्स को ही दिखाते हैं। तो आज न्यूक्लियर फोर्स कंप्लीट हुआ, ये चीज मैं बताना भूल गई आपको कि मोमेंटम चेंज होता है, ये आप कॉन्सेप्ट पढ़ भी चुके हो। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है न्यूक्लियर फोर्स। अब अपने नया टॉपिक करते हैं सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखो एक चीज आपको मैं इससे पहले बताऊंगी, सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला, अगर उसको करने से पहले हम एक चीज करेंगे। देखो बहुत सारे मॉडल आए जिसने ये तो बता दिया कि रदरफोर्ड जैसा मॉडल आया, टॉमसन ने ट्राई किया, अलग अलग साइंटिस्ट ने ट्राई किया कि जिन्होंने ये चीज तो क्लियर कर दी कि जो न्यूक्लियस होगा वो कहाँ होगा, सेंट्रल कोर में होगा, है ना। और न्यूक्लियस इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, यानी कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन है, क्या है, नाभिक है। ये हमें एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने बताया, टॉमसन ने भी कुछ ऐसा सही बताया, लेकिन हालांकि उसका एक्सपेरिमेंट मतलब उसका जो व्यू था वो एक्सपेरिमेंटली सेटिस्फाई नहीं किया, बट रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड एक्सपेरिमेंट है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने हमें न्यूक्लियस की जगह तो बता दी कि यहाँ पे और न्यूक्लियस के अंदर है क्या ये बता दिया, लेकिन कभी भी किसी भी एटम का या न्यूक्लियस का शेप कभी नहीं पता चली, है ना, कि शेप कैसी है। हाँ, इलेक्ट्रोक्वाड्रुपल मोमेंट आप बोलोगे कि वो ये बताता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो उसकी शेप डिस्ट्रॉय हो जाती है, कभी वो इलिप्टिकल होगा, सॉरी इलिप्टिकल नहीं, प्रोलेट होगा, कभी ओवलेट होगा और कभी स्फेरिकल होगा, वो तो उस केस में बताता है जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। लेकिन कभी भी हमें एटम की एग्जैक्ट शेप बताने के लिए हमारे पास दो रूल आए थे, एक तो है लिक्विड ड्रॉप मॉडल और एक है शेल मॉडल। शेल मॉडल तो आपके सिलेबस में नहीं है और अगर होगा तो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। और दूसरा आता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल आपके ये आपके में मेंशन्ड है। देखो लिक्विड ड्रॉप मॉडल होता क्या, लिक्विड ड्रॉप मॉडल में कुछ भी नहीं किया था, नाम से क्लियर है कि नाभिक की शेप को बताना है कि नाभिक होता कैसा है, तो उसको बताने के लिए इन्होंने ये माना कि नाभिक है कैसा, अब वही हमें पता करना, हमें नहीं पता क्या चीज है। या सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला से हम पहले लिक्विड चलो इसको पढ़ा रहने देते हैं, लिक्विड ड्रॉप मॉडल करते हैं। तो देखो लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या था, लिक्विड की ड्रॉप, नाम से क्लियर है, मतलब क्या है, न्यूक्लियस की अपने को क्या बतानी है, शेप बतानी है, नाभिक की शेप बतानी है कि नाभिक है कैसा। इसकी यही शेप को बताने के लिए माना गया कि नाभिक की प्रॉपर्टीज को क्या किया गया, देखा गया कि नाभिक की प्रॉपर्टीज कैसी है, ऑब्जर्व किया गया, सेम उसकी प्रॉपर्टीज लिक्विड की ड्रॉप की तरह माना गया। लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक बार और भी आएगा जब अपने मैं आपको फ्यूजन और फ्यूजन करवाऊंगी, तब भी हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल करेंगे। अभी के लिए लिक्विड ड्रॉप मॉडल में पता है क्या माना गया था कि जिस तरीके से मैंने आपको याद होगा, मैं आपको जिस दिन मैंने रेडियस निकलवाई थी नाभिक की, मैंने आपको AMU यूनिट करवाई थी, उस दिन मैंने आपको डेंसिटी करवाई थी, तब मैंने आपको जो भी वैल्यू आई थी उसकी 10 की पावर 17 की रेंज में आई थी डेंसिटी की, केजीज में होगा या जो भी, मेरे को यूनिट अपनी ध्यान, जो भी इसकी यूनिट आई थी डेंसिटी 10 की पावर 17 में की रेंज में आया था। तब मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मास नंबर चाहे कितना भी हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर चाहे कितना भी हो, डेंसिटी हमेशा नाभिक की बहुत ज्यादा होगी। हालांकि साइज कम होता है लेकिन फिर भी डेंसिटी बहुत ज्यादा आती है नाभिक की, मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट सी चलती रहती है। उसी चीज को यहाँ पे यूज किया गया, देखा गया कि जिस तरीके से लिक्विड की एक ड्रॉप ले लो, कोई भी पानी ले लो, चाहे कोई भी लिक्विड ले लो, पानी की एक बूंद ले लो, उसको कंप्रेस करो तो वो कंप्रेस नहीं होगी कभी भी, है ना, मतलब वो क्या असंपीड्य है। उसी तरीके से नाभिक है, नाभिक को भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब इनकी क्या की गई, आपस में कंपैरिजन की गई और ये माना गया, जब शुरू में तो न्यूक्लियस की शेप क्लियरली किसी को भी नहीं पता था, तो उस टाइम ये माना गया जिस तरीके से एक लिक्विड की ड्रॉप की प्रॉपर्टीज है, सिमिलर सी प्रॉपर्टीज नाभिक की है। कैसे, ये देखा गया कि जिस तरीके से लिक्विड की ड्रॉप को अपने संपीड़ित नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से नाभिक को भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता, मतलब पहली प्रॉपर्टीज दोनों की सेम, असंपीड्य, इनकंप्रेसिबल, है ना। दूसरी चीज ये मानी गई जिस तरीके से अगर मतलब पानी को अपने किसी भी बर्तन में डालो उसकी डेंसिटी फिक्स रहेगी, रो फिक्स रहेगी, उसी तरीके से
से नाभिक की डेंसिटी ऑलमोस्ट 10 की पावर 17 की रेंज की आती है, फिक्स ही रहती है। पानी को चाहे कहीं भी उठा के ले जाओ, उसकी डेंसिटी कभी नहीं बदलेगी। अगर सेम वॉल्यूम आप ले रहे हो, हाँ बर्तन बदल दो, लेकिन जितनी अमाउंट पहले डाल रहे थे उतनी अब डालो तो डेंसिटी चेंज नहीं होती। और क्या चीजें में देखी गई कि एक तो इनका जो फ्यूजन है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जिस तरीके का लिक्विड ड्रॉप में होता है। ये चीज जब फ्यूजन करवाऊंगी ना तब भी मैं आपको लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक करवाऊंगी, वहां पे जो आएगा तो वहां पे आपको उसकी प्रॉपर्टीज पता चलेगी। अभी के लिए तो आप लिक्विड ड्रॉप मॉडल इतना ध्यान रखो कि द्रव बूंद मॉडल जो है उसने पानी के साथ नाभिक की कंपैरिजन करके नाभिक की शेप को पानी की तरह बताने का ट्राई किया था कि जिस तरीके से पानी की एक बूंद की शेप होती है उसी तरीके का काम क्या है नाभिक का होता है। कैसे कि उसके अंदर भी उसकी प्रॉपर्टी क्या असंपीड़ित रहेगी। जैसे पानी की एक बूंद को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, उसी तरीके से नाभिक को भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। दोनों की डेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहती है। तो ये नाभिक के साथ इसकी कंपैरिजन थी। पेपर में इसकी आने के चांसेस कम है, अगर आया तो 2 नंबर में आएगा। सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला पक्का है और वो बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला करते हैं। नाभिक द्रव्य मॉडल जो था उसमें इतनी बड़ी खास बात नहीं है, उसमें सिर्फ यही थी कि दोनों इनकंप्रेसिबल है और दोनों की डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला करते हैं, पेपर में आने के चांसेस बहुत हाई हैं सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला के। इसको हिंदी में साम्य आनुपातिक सूत्र बोला जाता है और इंग्लिश में सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला बोला जाता है। देखो सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है, सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए दिया गया था। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी आती है Be की डेल्टा एम सी स्क्वायर, और AMU में कितनी आएगी डेल्टा एम। अगर मैं इसकी डेल्टा एम की वैल्यू AM में लिखूं, सॉरी BE डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के इक्वल आती है। और इसी को चीज को जब अपने BE अपॉन सी स्क्वायर कर देते हैं तो उसको EP मान लेते हैं और उसकी वैल्यू आती है डेल्टा एम के इक्वल आती है इंटू 931 पॉइंट जितना भी होता है वो सब डिवाइड में चला जाता है। तो बाइंडिंग एनर्जी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए या मास को फाइंड आउट करने के लिए सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया गया था। अपने को पता है अगर ये कोई एटम है, अब उसके अंदर इसका मतलब क्या हुआ A माइनस जेड, तो उसके अंदर क्या हुआ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हुए, और जेड क्या हुआ उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हुए। तो मुझे पता है मास कितना आएगा, मास कितना आएगा न्यूक्लियस का, जो मैं आपको बहुत पहले बताया था कि मास कैसे आता है। हमेशा मास स्पेक्ट्रोमीटर से अगर किसी नाभिक का द्रव्यमान निकाले तो जितना उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स है उसके मास के कंपैरिजन में हमेशा कुछ कम आएगा। तो मैंने मान लिया मास ऑफ जो न्यूक्लियॉन्स में मास ऑफ प्रोटॉन का है P, तो टोटल मास ऑफ जितने प्रोटॉन्स हैं उनका मास Z इंटू P, और सिमिलरली मास ऑफ न्यूट्रॉन का कितना होगा A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन Mn माइनस डेल्टा M। मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ मास डिफेक्ट आता है और उस मास डिफेक्ट की वैल्यू कितनी आती है ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस कैपिटल M। कैपिटल M A कोमा Z लिख लो, ये दिखा रहा है कि टोटल का टोटल नाभिक। ठीक है, टोटल मास इतना आया और मुझे पता है अगर मेरा मास को मैं M लिख दूं तो M की वैल्यू कितनी आ रही है ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस डेल्टा M। तो डेल्टा M की बाइंडिंग एनर्जी के अंदर एक और रिलेशन आता है ना, डेल्टा M इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन आता है ना, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो ये जो रिलेशन है इससे मैं क्या करती हूँ कॉन्स्टेंट्स को इसके डिवाइड में डाल देती हूँ BE अपॉन 931 और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, उसको मैं सिर्फ डेल्टा M के इक्वल ले लेती हूँ और इसको मैं इन शॉर्ट EP लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैंने सीधा इसकी वैल्यू रख दी, जितनी भी कॉन्स्टेंट्स थे डेल्टा M की वैल्यू क्या मैंने EP मान ली। क्या किया मैंने, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मैंने डिवाइड लगा दिया, तो मेरे पास EP की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से मेरे पास कैपिटल M की वैल्यू क्या आएगी ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस EB। EB यहाँ पे क्या वो बाइंडिंग एनर्जी है डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रही हूँ। सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला में मेरे पास M की वैल्यू कितनी आई ZMP प्लस A माइनस ZMN
माइनस ईबी। ईबी क्या है यहाँ पे? बाइंडिंग एनर्जी। तो सेमी एम्पेरिकल फॉर्मूला देने का रीजन ये था कि सेमी एम्पेरिकल फॉर्मूला साम्यानुपातिक सूत्र का अगर यूज पूछा जाए तो उसका यूज एक ही है, बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड आउट करना। किसी भी नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा को फाइंड आउट करना। बंधन ऊर्जा होती क्या है? नाभिक के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं बाहर से, मतलब न्यूक्लियॉन्स को अलग करने के लिए किसी नाभिक से, उसी ऊर्जा को बंधन ऊर्जा बोला जाता है ना। तो अब ये जो बंधन ऊर्जा है ना, अगर लिक्विड ड्रॉप मॉडल के साथ इसकी कंपैरिजन किया जाए तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल के हिसाब से बंधन ऊर्जा ईबी की वैल्यू 5 चीजों पर डिपेंड करती है। ये 5 चीजें क्या है और कैसे है ये मैं आपको बताऊंगी। आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो। देखो सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया क्यों? क्योंकि एक तो हमें पता है अगर कोई न्यूक्लियस है Z के लिए मतलब Z न्यूट्रॉन हो, सॉरी प्रोटॉन हो, और A माइनस Z न्यूट्रॉन हो, तो उसके लिए मुझे मास पता है, ये फॉर्मूला आएगा जो आपको अभी जस्ट बता के हटी हूँ। तो ये फॉर्मूला आएगा और ये सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला का काम क्या? बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड आउट करना। और अगर बाइंडिंग एनर्जी पता है तो हम एग्जैक्ट मास ऑफ अ न्यूक्लियर भी बता सकते हैं, है ना। एग्जैक्ट मास को बताने के लिए और बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला दिया गया। और जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल में क्या माना गया था कि जो नाभिक है उसकी समानता सारी की सारी लिक्विड की बूंद की तरह माना था। तो जब नाभिक की एक बूंद होती है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, उसकी एनर्जी 5 चीजों पर डिपेंड करती है। उसी तरीके से सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला में लिया गया कि नाभिक की भी ऊर्जा उन्हीं 5 चीजों पर डिपेंड करेगी। और जब मैं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगी तब आपको और अच्छे से पता चलेगी कि मैंने यही 5 क्यों लिखी। इन 5 में जो बाइंडिंग एनर्जी जो 5 फैक्टर पे डिपेंड करके वो है ईवी यानी कि वॉल्यूम एनर्जी। क्यों कर रही है ये सब चीजें मैं आपको अभी बताऊंगी। और ईएस यानी कि सरफेस एनर्जी, ठीक है। ईए यानी कि असिमेट्रिक एनर्जी, ईसी यानी कि कूलाम एनर्जी, कूलाम ऊर्जा, कूलम्ब एनर्जी, और ईपी यानी कि पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा। देखो ये है क्या चीज? सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला है कि बाइंडिंग एनर्जी या फिर मास को फाइंड आउट करने के लिए। अब बाइंडिंग एनर्जी लिक्विड ड्रॉप मॉडल जैसा ही नाभिक अगर माना था उस टाइम, तो नाभिक की जैसे बूंद जो थी उसकी कुल ऊर्जा निकालो तो वो 5 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सिमिलरली न्यूक्लियाई के लिए भी बाइंडिंग एनर्जी उन्हीं 5 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। देखो लिक्विड ड्रॉप मॉडल आपके इतना प्रिसाइज ही है जितना सा मैंने आपको बताया। हाँ, सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला में ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि बंधन ऊर्जा 5 ऊर्जाओं पे निर्भर करती है। और वो 5 ऊर्जा कैसी है? वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, असिमेट्रिक एनर्जी, कूलाम एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। असिमेट्रिक एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं असममित ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी को हिंदी में बोला जाता है युग्मन एनर्जी। अब अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, मैं इन्हीं 5 एनर्जीज की वैल्यू रख दूं तो मुझे उससे किसी भी नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी को हम निकाल पाएंगे। सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। तो अभी यहाँ से एग्जैक्ट सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला शुरू होता है जहाँ पे मैं आपको करवाऊंगी ये 5 एनर्जी की कैलकुलेशंस करवा के मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगी। इसको आप कोई भी इक्वेशन दे लो, 1 दे लो, ठीक है। तो मैंने क्या निकालना है? मुझे पहली एनर्जी है वॉल्यूम एनर्जी। वॉल्यूम एनर्जी को मैंने किससे शो किया? ईवी से, है ना। मुझे वॉल्यूम एनर्जी ईवी दिखाई है। बाइंडिंग एनर्जी 5 चीजों पर डिपेंड कर रही है। ईबी इज इक्वल्स टू ईवी प्लस ईएस प्लस ईसी प्लस ईए प्लस ईपी पे डिपेंड करती है ना। मुझे इन्हीं 5 एनर्जीज की अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट करके रखनी है। अब मुझे बाइंडिंग एनर्जी पता है वॉल्यूम एनर्जी पे डिपेंड कर रही है, तो मुझे पता है एक, मैं आपको ये चीज बहुत पहले से बता रही हूँ, नाभिक का वॉल्यूम कब बढ़ेगा? जब उसके अंदर मास नंबर बढ़ेगा। जैसे कि एक ले लो ऑक्सीजन 816 और एक ले लो यूरेनियम 92 235 या 238 ले लो, यूरेनियम के समस्थानिक है, ठीक है। एक नाभिक के अंदर तो टोटल जो मास नंबर है, टोटल न्यूक्लियॉन कितने हैं? 16 है। और एक नाभिक के अंदर टोटल न्यूक्लियॉन 238 है। तो आपको पता है कि साइज किसका बड़ा होगा, वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? जिसके अंदर 238 है या 16 ही है? ऑब्वियस है जिसके अंदर 238 है। तो वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एनर्जी किस पे? मास नंबर पे। जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उसके अंदर आएंगे उतना ही उसका
वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास पे। तो मैं वॉल्यूम एनर्जी को लिख देती हूँ कि सॉरी एक मिनट रुको। तो वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है मास पे। वॉल्यूम बढ़ेगा जब मास नंबर बढ़ेगा। किसी के लिए मास नंबर कम तो उसका वॉल्यूम भी कम, किसी न्यूक्लियाई की। तो वॉल्यूम एनर्जी ए के प्रोपोर्शनल, तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो V इज इक्वल्स टू AV ए आएगा। AV क्या है? ये कांस्टेंट ही है, क्योंकि हम वॉल्यूम एनर्जी निकाल रहे हैं तो AV क्या है? वॉल्यूम एनर्जी कांस्टेंट है। देखो जब आपको वॉल्यूम एनर्जी निकालनी है तो आप ये चीज लिखोगे कि हमें पता है कि वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास नंबर पे डिपेंड कर रहा है। अगर वॉल्यूम एनर्जी है तो मैं EV लिख देती हूँ। EV किसके ऊपर निर्भर कर रही है? मास नंबर पे। वॉल्यूम कब बढ़ेगा? जब मास बढ़ेगा। वॉल्यूम कब घटेगा? जब मास नंबर घटेगा। तो वॉल्यूम एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल आ रही है? सीधा सीधा A के। तो EV प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो कोई कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट मैंने मान लिया AV आया, जिसका नाम क्या? वॉल्यूम एनर्जी कांस्टेंट। तो मेरे पास पहला काम हुआ कंप्लीट। वॉल्यूम एनर्जी की मेरे पास वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू है AV इंटू A, है ना, क्योंकि वो मास नंबर A पे डिपेंड कर रहा था वॉल्यूम। दूसरी एनर्जी कैसी है? सरफेस एनर्जी। इस एग्जांपल को मैं रिमूव कर रही हूँ अभी। ES है ना, ये जो सरफेस एनर्जी है ES, अब ये किस पे डिपेंड करी? देखो माना क्या था कि नाभिक है कैसा? जैसे कि एक पानी की बूंद है, पानी की बूंद जैसा नाभिक है। तो देखो सरफेस एनर्जी माना कैसा था? पानी की बूंद जैसा नाभिक है। तो ये मैंने कोई ले लिया, सरफेस एनर्जी निकालने के लिए बता रही हूँ। ये मैंने मान लिया ये नाभिक है, ठीक है। नाभिक के अंदर क्या पड़े हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पड़े हैं, ठीक है। जैसे कि लिक्विड की ड्रॉप होती है उसी तरीके से मैं इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपको दिखा रही हूँ। आपने सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा है, क्योंकि बूंदों की समान, मतलब जैसी पानी की बूंद होती है वैसा ही नाभिक माना था। तो ये बर्तन है जिसके अंदर क्या? पानी पड़ा है, ठीक है। अब देखो बर्तन के अंदर जो होगी, बिल्कुल सेंटर के अंदर, मतलब ऐसे के अंदर होगी, वहां पे तो कोई ये बूंद है, इसके आसपास जो बूंदे हैं इसको सारी की सारी बूंदों से फोर्स मिलेगा, है ना। तो टोटल जो फोर्स होगा वो हो जाएगा 0। लेकिन जो सरफेस के ऊपर है मॉलिक्यूल्स, उनको इस डायरेक्शन से फोर्स मिलेगा, इससे मिलेगा और इससे मिलेगा, लेकिन ऊपर की तरफ से कोई फोर्स मिलता ही नहीं। मतलब नेट फोर्स क्या होता है इस केस में? 0 नहीं होता। नेट फोर्स 0 ना है ना, हमें क्या दिखाता है? सरफेस टेंशन है ना। इसी को बोलते हैं ना सरफेस टेंशन। पृष्ठीय तनाव की पृष्ठ की ओर खींचे हुए दिखाई देते हैं मॉलिक्यूल्स, जिसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हो 11th क्लास में। क्योंकि नाभिक एक लिक्विड की बूंद की तरह है, तो सेम कंडीशन नाभिक में होगी। जैसे इसके अंदर क्या न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पड़े, इस वाले न्यूक्लियॉन को तो ये वाला एटम, ये वाला न्यूक्लियॉन भी खींचेगा, ये वाला भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा। मतलब सब जगह से बैलेंस कंडीशन में फोर्स रहेगा, तो नेट फोर्स इस केस में क्या हो जाएगा? 0। लेकिन वही जो न्यूक्लियस की सरफेस पे पड़ा है उसको सिर्फ और सिर्फ 3 ही डायरेक्शन से फोर्स मिलेगा, उसके लिए नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा। तो जिस तरीके से पानी की बूंद के लिए सरफेस टेंशन मिलती है, तो माना गया लिक्विड ड्रॉप मॉडल के हिसाब से, उसी तरीके से नाभिक के लिए क्या मिलेगा? न्यूक्लियर सरफेस टेंशन मिलेगी। अब देखो सरफेस टेंशन मिलती है, इसका मतलब क्या हुआ? जो ये वाले जो नाभिक के बाहर की ओर है, अगर मैं इसको अलग पेन से दिखाती हूँ, वो वाले न्यूक्लियॉन जो सरफेस की ओर है, उन न्यूक्लियॉन्स को क्या होगा? वो लूजली बाउंड हो जाएंगे, क्योंकि नेट फोर्स 0 नहीं है, अस्टेबिलिटी मिलेगी उनको। तो मतलब क्या होगा? ऐसे जो सरफेस के ऊपर न्यूक्लियॉन पड़े उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो लूजली बाउंड है, उनको अब सब जगह से टोटल फोर्स नहीं मिल रहा। नेट फोर्स 0 ना होने के कारण वो अनस्टेबल हो जाएंगे, इनस्टेबल होने के कारण बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू घटेगी। और जब भी हम ये वैल्यूज निकालने के लिए, जब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है EB की वैल्यू, उस केस में तो हम पॉजिटिव क्वांटिटीज लिखेंगे, और जब EB की वैल्यू घटेगी तो उस केस में हम नेगेटिव वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है। अब देखो सरफेस पे जो पार्टिकल्स है, मुझे पता है किस पे डिपेंड करेंगे? सरफेस एनर्जी पे। और देखो सरफेस वाले जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उनके हिसाब से बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, क्योंकि अगर इसको नेट फोर्स ही नहीं मिल रहा, किसी और जगह से इसको फोर्स देके बाहर निकालना इजी हो जाएगा ना, एक्सटर्नल फोर्स। तो इस केस में क्या होगा? सरफेस एनर्जी के कारण बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी? घटेगी, जिसके कारण मैं लगा रही हूँ नेगेटिव साइन। बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू डिपेंड किसके पे कर रही है? सरफेस है, तो मतलब सरफेस एरिया पे करेगी, तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू किस पे कर रही है? सरफेस एरिया पे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो मैंने आपको ये माइनस साइन इसलिए दिखाया क्योंकि जो न्यूक्लियॉन
तो उनके लिए क्या हो जाएगा, उनकी खासियत हो जाएगी कि वो लूजली बाउंड होने के कारण इजीली बाहर निकल जाएंगे, जिससे बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम होगी। तो EB इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ सरफेस एनर्जी, सॉरी ES। तो ES की वैल्यू क्या आएगी, माइनस, तो एज इट इज पड़ा कांस्टेंट हटाया तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, मैंने मान लिया वो आया A1 ले लो, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट। सरफेस एरिया होता क्या है, स्फीयर ही ले रहे हैं हम ज्यादातर इसकी केस। हाँ, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होता है तब उस केस में हमारे पास उसकी मतलब शेप बदलती है। अभी के लिए तो उसकी शेप अब अगर हम आइडियल केस लें तो 4πr² के इक्वल हो जाएगी। तो ES की वैल्यू क्या आई है, माइनस A1 4πr², है ना। तो ES की वैल्यू क्या आएगी, मुझे R और ये चीजें मैं अब रिमूव कर दूं, या चलो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। ES की वैल्यू क्या आई, माइनस ऑफ A1 4πr²। तो ES क्या आया, माइनस 4πA1, और मुझे R और R0 के बीच में एक रिलेशन पता है, R इज इक्वल्स टू क्या होता है, R0 A की पावर 1/3। कैसे होता है मैंने आपको दिखाया, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, 4/3πr की, क्योंकि हमारी है क्या चीज, स्फीयर का वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, तो मैंने मान लिया कि कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आई 4/3πr की, R0 की क्यूब इनटू A चल ही रहा है, तो 4/3 कैंसिल आउट। तो R की क्यूब इज इक्वल्स टू क्या है, R0 की क्यूब इनटू A। तो यहाँ से R क्या आता है, R0 की क्यूब इनटू A की पावर 1/3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, R0 A की पावर 1/3। तो मैं R की वही वाली वैल्यू यहाँ पे रख रही हूँ, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, R0 A की 1/3 का स्क्वायर। तो ES की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ A1 4πr0 का स्क्वायर A की पावर 2/3 हो जाएगी, है ना, 1/3 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 2/3। तो ES की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से सारे के सारे कांस्टेंट को मैं एक नया कांस्टेंट मान लेती हूँ, माइनस में AS क्या है, सरफेस एनर्जी कांस्टेंट, A की पावर 2/3 के इक्वल आ रही है। मतलब मुझे दो एनर्जीज की वैल्यू मिली यहाँ से, एक तो मैंने EV की निकाली जिसकी वैल्यू क्या आई है, AV इंटू A, और एक ES की वैल्यू आई जिसकी वैल्यू क्या है, AS इंटू A की पावर 2/3। कैसी, वो भी माइनस में। माइनस क्यों आया, क्योंकि सरफेस पे जितने भी न्यूक्लियॉन्स है वो लूजली बाउंड है, लूजली बाउंड है तो मतलब बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू इनके कारण कम आएगी, जिसके कारण इसकी वैल्यू क्या आई, माइनस में। अब अपने करते हैं वॉल्यूम। अब देखो दो वैल्यूज आ गई हैं, अब और वैल्यूज निकालेंगे, जैसे कूलम एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी और असिमेट्रिक एनर्जी। अब तीसरी एनर्जी करते हैं कूलम्ब एनर्जी। देखो EV के अंदर 5 एनर्जीज आ रही थी, वो क्या है, EV से वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी हम कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, कूलम्ब एनर्जी। अब देखो कूलम्ब एनर्जी क्यों है, आपको पता है एक नाभिक है, ठीक है, इसके अंदर Z प्रोटॉन्स और A- Z न्यूट्रॉन्स है। जैसे जैसे मास नंबर A बढ़ता है, जैसे कि एक है हमारे पास H11 हाइड्रोजन, या एक ले लो ऑक्सीजन 816, और एक है यूरेनियम 92 238। अब देखो जब आपको मैंने बाइंडिंग एनर्जी कर्व करवाया था, तो मैंने वो कर्व कैसा करवाया था, इस तरीके का कर्व करवाया था, ऐसा से कुछ कर्व था ना, मतलब ऑलमोस्ट, इतने सारे पीक्स तो नहीं मैंने बनाए थे, ऑलमोस्ट ऐसा था, जिसके लिए मैंने आपको बताया था Fe का मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी आती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी आती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे जितने एटम होते हैं इनके जो पीक पे होते हैं, जिनके लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू सेम होती है, उनके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या आती है, अपनी नेबरिंग एटम की कंपैरिजन में कुछ ज्यादा आती है। तो इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व से भी आपने एक चीज देखी कि 8.8 के बाद जैसे जैसे मास नंबर A बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू घटती जा रही है ना, A बढ़ रहा है, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू घट रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा था कि A बढ़ा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े, तो मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन क्या है, बढ़ रहा है। रिपल्शन बढ़ेगा तो अपने को पता है नाभिक स्थायी होगा या अस्थायी होगा, ऑब्वियस है अस्थायी होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था इधर वाले एटम क्या करते हैं, एक बड़ा एटम किसमें बदलता है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई, और इधर क्या होता है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई किसमें जाते हैं, बड़े एटम में बदलते। मैं एटम बोल रही हूँ, वो न्यूक्लियाई होता है, बड़े न्यूक्लियाई में बदलते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन होता ही क्यों है, नाभिकीय संलयन और विखंडन होता ही क्यों है, स्थायित्व के लिए होता है, स्टेबिलिटी के लिए। किसी की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा तो वो ज्यादा स्टेबल। तो वॉल्यूम कूलम्ब एनर्जी से अपने को क्या पता
चलता है कि मुझे पता है कि जैसे जैसे मास नंबर ए बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी। जैसे इसके अंदर 92 प्रोटॉन, इसके अंदर 8 प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े मतलब रिपल्शन बढ़ा, रिपल्शन बढ़ा तो मतलब बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है, कम। अब मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम तो वो नेगेटिव, और जब बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी तो पॉजिटिव। मतलब कूलम्ब एनर्जी की वैल्यू आएगी कैसी, नेगेटिव क्वांटिटी में आएगी, तो उसको मैंने लिख दिया EC। EC की वैल्यू कितनी आती है, -3/5 K Q1 × Q2 होता है अपॉन R। देखो ये जो फॉर्मूला है ना कूलम्ब एनर्जी का आपने ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो आप, 3/5 K Q1 Q2 अपॉन R। जब आपने 12th क्लास में थे, इलेक्ट्रोस्टैट की थी, तब आपने ये फॉर्मूला डेरिवेशंस में नहीं न्यूमेरिकल्स में यूज किया था। वो होता है न्यूक्लियस के लिए पोटेंशियल एनर्जी या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है। ये आपने न्यूमेरिकल्स में बहुत बार यूज किया होगा। ये फॉर्मूला है किसके लिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब देखो नाभिक के अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ही होता है ना, तो उसके लिए मैंने वो वाला कूलम्ब एनर्जी का फॉर्मूला लिया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कूलम्ब एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, 3/5 K Q1 Q2 अपॉन R। R वो डिस्टेंस है, ठीक है। अब नाभिक के लिए मुझे Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी है। देखो नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, Z प्रोटॉन्स है, तो Z प्रोटॉन्स को कितने और प्रोटॉन से रिपल्शन मिलेगा, Z-1 से, क्योंकि यहाँ पे देखो 92 प्रोटॉन है, तो जो 92वां प्रोटॉन है उसको कितने प्रोटॉन रिपल करेंगे, 91 प्रोटॉन ही रिपल करेंगे। न्यूक्लियस इसके अंदर देखो ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन है, तो इस 8वें प्रोटॉन को अगर कोई उठाऊं तो उसको कितने प्रोटॉन रिपल करेंगे, 7 प्रोटॉन रिपल करेंगे। तो चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी, -3/5 K। चार्ज की वैल्यू Z, यानी कि Z को कितने प्रोटॉन्स रिपल कर रहे हैं, Z-1, वही कह रहा है मैंने अपॉन R। तो उसी R की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगी। मैं ये सारी चीजें अब रिमूव कर रही हूँ। आज के लिए हम इसी लास्ट एनर्जी की वैल्यू निकाल के उसको छोड़ देंगे, बाकी कल करेंगे। तो जो कूलम्ब एनर्जी मैंने इसी लिखा, उसकी वैल्यू कितनी है, घटी क्यों, आपको मैंने बताया प्रोटॉन बढ़ने से वैल्यू घटी। और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला होता है कि Z-1 अपॉन R। R की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, R0 A की पावर 1/3 लिख सकती हूँ। फिर से मैं सारे के सारे कांस्टेंट एक साथ कर सकती हूँ। K कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे एक चीज रह गई है, Z तो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन है, चार्ज कितना होगा Z × E, और उनके लिए चार्ज कितना होगा बाकी के प्रोटॉन्स के लिए Z × E। तो यहाँ पे E² बन जाएगा ना, तो वो E² मेरे से रह गया, ठीक है। समझ गए होगे आप ये चीज कि टोटल चार्ज कितना आएगा Z × E। तो कितने प्रोटॉन्स रिपल करेंगे, Z-1 × E वाले, है ना। तो वो उस बेस पे मैंने लिखा है इसको। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सारे कांस्टेंट को मैं एक साथ लिख देती हूँ, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ठीक है। तो जितने मेरे पास कांस्टेंट है उन सबको मैं एक साथ रखिए, एक नया कांस्टेंट मान लेती हूँ, उसको मैं मान लेती हूँ AC। और चार्ज भी ऑन प्रोटॉन कांस्टेंट होता है, तो माइनस में AC Z-1 अपॉन A की पावर 1/3। तो अभी के लिए हमने 3 एनर्जीज निकाली, A और ES AS A की पावर 2/3। तो ये 3 वैल्यूज एक बार आप नोट डाउन करके रखो। बाकी के इस टॉपिक को हम कल करेंगे। कल मैं एक बार फिर से भी आपको ये 3 वैल्यूज आपको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।